तो जज साहब सरकार बनाना छोड़िए और न्याय देने की जिम्मेदारी, आपने न्यायिक व्यवस्था को अपनाया था, अगर सरकार ही बनानी थी आपको भी रंजन गोगोई की तरह राज्यसभा में जाने का मन है। रंजन गोगोई पर तो भारत के लोग थूक रहे हैं। चीफ जस्टिस जैसा इतना सम्मानित बड़ा पद, आहा, जिसके सामने बड़े बड़े सलामी ठोकते हो, आज वो घटिया सा पद राज्यसभा, जिसको महा घटिया कहते हैं। नेताओं को क्या मिल रहा है आज भारत में, कितना सम्मान मिल रहा है, ये नेता को भी अब पता है। तो चीफ जस्टिस के पद से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बाप रे बाप, इतना बड़ा पद, और उससे रिटायर होने के बाद साहब राज्यसभा में जाते हैं। लानत है इसी सोच पर। खरबों रुपए इनको विधायक खरीदने के पैसे हैं और देश में आप हाथ खड़े कर रहे हैं 5 किलो गेहूं और 5 किलो सड़ा चावल बांट रहे हैं आप। कि जिस तरह से कर्नाटक में नाटक कर कर वहां की निर्वाचित सरकार को बेदखल करके और भाजपा की सरकार स्थापित कर दी अदालत के द्वारा, कि सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अदालत के हस्तक्षेप से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जबरन निर्वाचित सरकार को, पैसे की बात तो अभी आ ही रही है, वो अलग है, मैं पहले न्यायालय की बात करूं, क्या न्यायालय को यह अधिकार है, इस पर बहस की आवश्यकता है। कोर्ट बताए कि किसकी सरकार बनेगी, किसका बहुमत होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा दल है, ये कोर्ट बताएगी। ये कब से होने लगा भारत में कि कोर्ट बताने लगी ये चीज कि दल जो है वो बड़ा होगा और उसको अधिकार है सत्ता में रहने का और उसको अधिकार है सत्ता में नहीं रहने का। ये जज को ये अधिकार कब से मिल गया भारतीय लोकतंत्र में? पूरे भारत में जमातियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला गया, कौन आया, कब आया, किससे मिला, और सबको ट्रेस किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय में 4 महीने में कौन आया, कब आया, किससे मिला, कहां गया और वहां जाकर फिर किस किस से मिला, किन किन होटलों में खाना खाया, कहां कहां पेट्रोल डलवाया, पूरी एक जांच होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय चुप है, सरकार चुप है। आप देखें कि चाहे कर्नाटक का नाटक हो या मध्य प्रदेश का ड्रामा, न्यायपालिका ने रात के 12 बजे निर्णय दिए। देखिए, रात भी मैंने एक बयान दिया था और सबसे पहला प्रश्न जो खड़ा होता है वो भारत के न्यायपालिका पर होता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उसमें न्यायपालिका एक है और पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि न्यायपालिका अपनी मूल भूमिका में नहीं है। न्यायपालिका का कर्तव्य बनता था कि आम जनों के द्वारा जो याचिकाएं उनके पर सामने रखी जाती हैं उसको गंभीरता से सुना जाता, उस पर एक न्याय संगत निर्णय दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिका केवल और केवल राजनेताओं की बातों को सुनने में अपना समय लगा रही है। मेरा कहना है कि कोरोना आम जनों में कम और खास जनों में ज़्यादा पाया जा रहा है। हम लोग कोरोना टेस्टेड हैं, कहीं कुछ नहीं होता, झुग्गी झोपड़ियों में कोरोना की शिकायतें नहीं आ रही हैं, लेकिन 5 स्टार होटलों की तरह जीवन जीने वाले अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार में कोरोना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूरी तरह से कोरोना पाया गया, 100 में 75 पॉजिटिव पाए गए बिहार में। हाँ, इसका मतलब है कि अगर 1000 को टेस्ट किया जाए तो 75% पूरा आएगा, आंकड़ा तो यही निकलता है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा टीवी डिबेट में जब मरकज़ निज़ामुद्दीन में पकड़ा गया था तो 2263 लोग थे, ये 2063 लोग थे, उसमें मात्र 14 पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना नेताओं में है, ये हमारे न्यायाधीशों को भी समझना चाहिए। और जब न्यायाधीश मध्य प्रदेश का मुकदमा जाता है स्वीकार ही नहीं करते हैं, 1 डे निर्णय भी सुना देते हैं इतनी आसानी से। सवाल है, लोकतंत्र में जो वोट डाला जाता है, जनप्रतिनिधि को जो चुना जाता है, तो उन्हें अदालत जाने के लिए नहीं, सदन जाने के लिए चुना जाता है कि आप विधानसभा या लोकसभा जाएंगे। और वहां जाने के बाद विधानसभा में एक व्यवस्था बनी हुई है, विधानसभा अध्यक्ष रहता और अध्यक्ष को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है कि उस व्यवस्था को हम कैसे चलाएंगे पूरे विधानसभा के। और केवल व्यवस्था चलाएंगे नहीं, उसमें आयोग और योग कौन होगा ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा में यदि डिस्प्यूट होता है तो लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में डिस्प्यूट होता है तो विधानसभा अध्यक्ष। ये अदालत बीच में क्यों इंटरफेयर कर रही है? यदि सचिन पायलट अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं
तो अदालत को सीधा सा जवाब, टका सा जवाब देना चाहिए कि आप विधानसभा अध्यक्ष से जाकर मिलें और वहां की जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है उसके अंतर्गत आप विधानसभा अध्यक्ष से बात करके आप योग्य हैं या अयोग्य हैं वो विधानसभा अध्यक्ष बताएंगे, जज नहीं बताएगा। और अगर सब कुछ जज बताएगा तो फिर चुनाव भी जज ही करा लें। चुनाव आयोग क्यों अधिकृत है? चुनाव आयोग अधिकृत इसलिए है कि वो भी एक संवैधानिक व्यवस्था का पार्ट है, हिस्सा है। इसीलिए चुनाव आयोग कराएगा, विधानसभा का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करेगा और पूरे भारत में जो डिस्प्यूट होगा उसका निराकरण और निस्तारण जो है वो न्यायालय करेगा। चाहे वो छोटा डिस्प्यूट हो या बड़ा, छोटी अदालत हो या बड़ी अदालत, तमाम अदालतों का एक कार्य क्षेत्र बना दिया गया है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, पहला प्रश्न मेरा है, आपका जो है वो अपनी जगह है। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों अदालत इनके मुकदमे को स्वीकार करती है, इनकी याचिकाओं को क्यों स्वीकार करती है और क्यों उस पर फिर बहसें करती है और क्यों निर्णय देती है। आपातकाल की स्थिति है पूरे भारत में, पैसे को लोग मोहताज हैं, रोजी रोजगार खत्म हो गया है, ट्रेन के किराए निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं, प्लेन के किराए निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ये कहकर कि राजकीय कोष में पैसे की कमी है। तो यदि राजकीय कोष में पैसे की कमी है तो एक विधायक का 38 और 35 करोड़ रुपया कीमत, कहां से वो पैसा आ रहा है? वो पैसा ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए, कांग्रेस को पूछना चाहिए, आरजेडी को पूछना चाहिए, सीपीआई को पूछना चाहिए, सीपीएम को पूछना चाहिए, सपा को पूछना चाहिए, बसपा को पूछना चाहिए, टीएमसी को पूछना चाहिए और इस तरह के तमाम उन दलों को पूछना चाहिए कि आखिर ये 35 से लेकर 40 करोड़ के बीच जिसका मिलने लगा है राजस्थान में, जिसके ऑडियो वायरल हो रहे हैं दो विधायकों के बीच बात करने की, तो ये पैसे आखिर कहां से किसके पास हैं? वो भारत में संचालित क्यों नहीं किए जाते? वो पैसे वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचाए जाते? वो रनिंग से बाहर क्यों है इतने पैसे रखे हुए? कहां पर दबा हुआ है ये पैसा कि खरबों रुपए इनको विधायक खरीदने के पैसे हैं और देश में आप हाथ खड़े कर रहे हैं 5 किलो गेहूं और 5 किलो सड़ा चावल बांट रहे हैं। आप सवाल खड़ा होता कांग्रेस के विधायक क्यों आखिर क्यों बिकते हैं सर? देखिए, हमेशा कमजोर बिकता है, मजबूत खरीदता है। ये दुनिया की रीति और नीति है, वो प्रकृति का नियम है। जमीन गरीब बेचता है, अमीर खरीदता है। मकान गरीब बेचता है, अमीर खरीदता है। चूंकि सत्ताधारी दलों के पास अथाह अनगिनत जो है काला धन है, जिस काले धन को ये विदेश से लाने की बात कर रहे थे वो सारा काला धन अब इनके पास जमा हो चुका है। देश का काला धन हो या विदेश का काला धन हो। तो सर ये कोई जमीन उमीन का सौदा थोड़ा है सर, जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मैं बता रहा हूँ दो बातें होती है, लोभ और भय। लोभ और भय के बीच पूरी राजनीति चल रही है। पैसे का लोभ और बाकी आप समझ ही रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स और जो केंद्र से संचालित होने वाली एजेंसियां हैं, केंद्र जिसको केंद्र संचालित करती है, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एजेंसियों का दुरुपयोग इस कदर हो रहा है भारत में कि एक भय का माहौल व्याप्त है। आप देखें, निर्दोष इनोसेंट व्यक्ति जो किसी एक फील्ड में माहिर है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में भीमा कोरेगांव में क्या हुआ? किसको अंदर रखा गया है एनएसए लगाकर? आज एनआईए किसकी जांच कर रही है? उतना बड़ा प्रोफेसर जिसने 100 किताबें अंग्रेजी में लिखी हैं साहब, 100 किताबें आज जेल के सलाखों में बंद हैं, नक्सलवाद का आरोप लगाकर। अर्बन नक्सल जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिक्र किया करते हैं, आज डॉक्टर कफील स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने बड़ा योगदान उनका होते हुए भी इनोसेंट अगर बंद हैं तो ये सब भय है। अब भय के बाद लोभ, तो लोभ तो दुनिया जानती है, दुनिया लोभी है। उनको विधायकों को ये लगता है कमबख्तों काम तो करना है नहीं, तुम्हें जनता की सेवा तो करनी है नहीं। पार्टी के टिकट पर जीते थे, फिर पार्टी के टिकट पर जीतोगे, पैसे के बल पर जीते थे, फिर पैसे के बल पर जीतो। एक कंसेप्ट बना हुआ है कि बिहार में एक ऑडियो वायरल हुआ था एनसीपी के एक नेता का, बाद में एनसीपी ने पार्टी से निकाल दिया। उसने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो और चुनाव जिताने की गारंटी है। तो एक माइंडसेट ये तैयार हुआ है कि यदि इतने पैसे होंगे तो चुनाव बिल्कुल हम जीत लेंगे। तो अब 35 करोड़ रुपए का ऑफर है साहब। बंदा ये सोच रहा है कि भाजपा का शासन यहाँ भी हो जाएगा, केंद्र में है ही,
पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, हरियाणा में है ही, दिल्ली जो है वो भाजपा के अंडर में ही लगभग है, और केजरीवाल है तो भाजपा के चचेरे भाई हैं। तो उनको ये लगता है कि 35-38 करोड़ रुपए मिलेगा और फिर आने वाले चुनाव में इसी में से 5-10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करेंगे, फिर चुनाव जीत जाएंगे, भाजपा टिकट दे देगी। टिकट का भी आश्वासन दिया जाता है पैसे के साथ साथ। जो अभी मध्य प्रदेश में खेल होगा वही खेल राजस्थान में खेला जाना है आगे। इसलिए लोगों को आपको लग रहा है सरकार गिरेगी राजस्थान में? बिल्कुल। अब कल तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन कोर्ट का इंटरफेयर करना, सरकार कहीं से नहीं गिर रही है, बिल्कुल साफ हो चुका था। और भाजपा में खलबली मच चुकी थी कि यार सब सारे प्रयास के बाद भी पैसे के बल पर भी तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाने के बाद भी, ये बातें मैं कह रहा हूं, आपको पता है केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं वहां, तो तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाने के बाद और पैसे देने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद भी जब सरकार नहीं गिर रही थी, तब इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। और कोर्ट का सहारा सुनियोजित ढंग से लिया गया है, वरना कोर्ट कोई याचिका स्वीकार करने का मतलब ही नहीं बनता साहब। ये मुकदमा है ही नहीं उस लेवल का, ये मुकदमा तो विधानसभा अध्यक्ष का है, वो सुनेंगे बैठकर। गांव में कोई डिस्प्यूट होता है तो सरपंच और मुखिया बनाया गया साहब, सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं जाता है। गोतिया का झगड़ा हो, भैया का झगड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट दखल देगी उसमें? ये अगर पार्टी का आंतरिक मामला है, दखल तो दे रही है ना पहले। मैं कह रहा हूं, सचिन पायलट ने कहा कि ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला, ये बात कहकर वो फंस गए। अगर आपका आंतरिक मामला है तो कोर्ट कौन होता है उसमें इंटरफेयर करने वाला? ये सवाल पूरे देश में पूछा जाना चाहिए कि आखिर कोर्ट ने ये कौन सा तमाशा शुरू किया इस देश में? जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जिस पर अत्याचार हो रहा, वो गुहार लगा रहा कि मेरी सुनो, कहा मेरे पास टाइम नहीं है, कोरोना है। और जो मौज में है, जो मतलब मजे में आईटीसी मौर्या में 5 स्टार होटल में है, कोर्ट कह रही तुम्हारा सुनूंगा क्योंकि तुम्हें सरकार भी बनवाना है ना मुझे। तो जज साहब सरकार बनाना छोड़िए, कांग्रेस के अंदर तमाम तरह के लोग हैं, आज भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, टीम है। और अनुभव की बात है तो मनमोहन सिंह जैसे लोग हैं, आज कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, स्वयं सोनिया गांधी जी। अब इससे बड़ा अनुभव क्या होगा, जिन्होंने अपने त्याग से प्रधानमंत्री बनवा दिया, 10 साल रखा, विपक्ष की भूमिका में उससे पहले रहीं, और वो तमाम चुनौतियों का दौर देखा, अपने पति के हत्या का दौर देखा, नरसिम्हा राव का दौर देखा, वो सब दौर देखा, तो बहुत अनुभवी नेत्री हैं। युवाओं में राहुल प्रियंका के अतिरिक्त कई युवा भी हैं जो कांग्रेस में बड़े योग्य और पढ़े लिखे हैं, इस समय के मतलब काफी पढ़े लिखे उनको कहे जा सकते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि नेतृत्व की गलती के कारण ये हुआ, नहीं, ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, महत्वाकांक्षी सोच है कि जाट का होना चाहिए तो गुजर का होना चाहिए तो फला का होना चाहिए तो चिला का होना चाहिए, एक पुश करने का तरीका है। इसलिए ये कुछ नहीं, आरोप नहीं लगाया जा सकता। डिस्प्यूट क्या है आखिर गहलोत में या सचिन पायलट? सचिन पायलट शुरू से ये समझ रहे थे कि एक नारा चला था राहुल गांधी के आने के बाद कि युवाओं को अवसर मिलेगा। तो जब चुनाव हुआ, सचिन पायलट ने मेहनत की, इसमें नो डाउट, बहुत मेहनत की उसने, और उसका मेहनत रंग भी लाया, ये भी सच है। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि बदलाव की हवा भी बह रही थी। यदि युवाओं के आवाज़ पर ही सब कुछ होना था तो मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती, तोड़ जोड़ या सपा बसपा के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। यदि युवाओं का हवा था तो फिर राजस्थान में भी 107 और 109 का परिणाम नहीं आता, परिणाम 150 का आता। लेकिन हवा वैसी थी नहीं, मेहनत से इन लोगों ने। तो सर इस मामले में कांग्रेस भी कम कहा, कांग्रेस ने बीएसपी के 6 विधायक खरीदे ना सर? वो ये विषय अलग है। मैं यही तो आज कह रहा हूँ कांग्रेस को, मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ कि आप जोर से बोलिए, और जोर से आप इसलिए नहीं बोल पाते कि आप जब पीछे झांकते हैं तो आपको लगता है कि हमने भी पहले ये गलती कर रखी है। में तो अभी करी है ना? जी 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 जी, और राजस्थान नहीं, और केवल कांग्रेस नहीं, बिहार में एक इतिहास है, बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक जीते, तीनों को लालू जी ने खरीद लिया। इस तरह से सपा के कहीं 1-2 जीतते हैं तो लोग खरीद लेते हैं। खरीदना और बेचना ये सिलसिला निरंतर चल रहा, मगर 1, 2, 3, 4 तक में ये गुंजाइश होती है कि लीगली वो वैलिड होते हैं। अगर लेकिन इस तरह से पार्टी की छवि धूमिल होगी, अगर ये विधायक बिक जाते हैं तो फिर पार्टी वोट। एक अंतिम बात कह दूं, दल बदल अधिनियम जब बना था तो इसी को देखकर बनाया गया था कि हाउस ट्रेडिंग नहीं हो। अब दल बदल अधिनियम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और अब सीधा सीधा ये 2/3 की बात उस समय रखी गई थी कि अगर आप दल तोड़ते हैं और 2/3 बाहर जाते हैं तो आपको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अब मेरा आग्रह है देश के उन समाज सेवियों से कि एक अभियान ये भी चले कि दल बदल अधिनियम के में तब्दीली हो
और अब ये साथ में कह दिया जाए जिस दल से जीत कर गए हो उसी दल में तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर दल छोड़ते हो तो हमेशा के लिए तुम्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा, क्योंकि मतदाता जो हैं वो दल की नीतियों या दल के प्रेम में वोट डालते हैं, व्यक्ति पर अब तक वोट यहाँ पड़ नहीं रहा। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट की और सिंधिया ने जो बगावत करी है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दो बड़े यूथ नेता। नहीं, दोनों को नुकसान हो रहा है। सिंधिया बर्बाद हो गए, पायलट भी बर्बाद हो गए। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कांग्रेस नुकसान की स्थिति में है ही नहीं। मीडिया के कहने से देश चल नहीं रहा। मीडिया तो बहुत कुछ कह रही थी, मीडिया के अंदर दम है तो बोले ना। बिहार में भाजपा का जो मसला हुआ है कोरोना का, उस पर जरा बोले मीडिया, तो मैं देखूं मीडिया सच बोलती है। देखिए कांग्रेस के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न मध्य प्रदेश से न राजस्थान से। कांग्रेस यथावत पीछे जा रही थी, अब वो आगे बढ़ रही है। क्या लगता है पायलट के जैसे बयान आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि कुछ गलती हो गई है मुझसे? नहीं, पायलट से तो बहुत बड़ी गलती हुई है। पायलट को यही बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, और ये आरोप कोई अगर लगाता, जैसा कि सिंधिया जी ने भी लगाया था कि हमारी सुनी नहीं गई, ये आरोप तो हर नेता लगाता है, लेकिन गलत है ये आरोप। आप 1000 तस्वीर देख लें, अरे जैकेट तक खरीदने राहुल गांधी सिंधिया के साथ जा रहे हैं, जैकेट तक एक रंग का दोनों खरीद रहे हैं, एक दुकान से खरीद रहे हैं, नाश्ता एक जगह कर रहे हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। तो राहुल जी ने जितना समय इन दोनों युवाओं के साथ बिताया है, मैं समझता हूं भारत में और किसी के साथ नहीं बिताया। इसलिए इन दोनों युवाओं के द्वारा यह आरोप लगाना सरासर बेबुनियाद और निराधार है। राहुल गांधी हो या और कोई भी कांग्रेस। तो क्या बीजेपी राजस्थान में अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? बीजेपी को पता है कि आने वाले दिनों में सत्ता हमें नहीं मिलने जा रही है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट, आप ध्रुवीकरण करके बहुत दिनों तक लंबा खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, लोगों को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, पेट में अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, छत चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक भी बगैर छत के नहीं रहेगा। आज भी वीडियो आ रहे हैं बिहार से, बाढ़ जब आया है हजारों मकान गिर गए, कच्चे मकान सब थे, यानी कि मकान अभी भी नहीं मिला है। 25% लोगों को भी अभी मकान नहीं मिला है, जबकि इन्होंने कहा था 2021 में हम सबको मकान दे देंगे। तो ये जितने वायदे, स्मार्ट सिटी कहीं मिले तो उसका फोटो हमको भी भेजिएगा। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर विनती है, पूरे भारत में कहीं स्मार्ट सिटी बन जाए तो उसको मिल जाए अगर आपको, तो एक वीडियो उसका बना के हमको भेज दीजिएगा। हम कुछ न कुछ आप लोगों को इनाम देंगे।